नमस्कार साथियों, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 के कोर पेपर 12 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1911 ईस्वी के चीनी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। इससे पहले हमने 2 प्रश्न बता दिया है कोर पेपर 12 के, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं कि 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के क्या कारण थे। तो चलिए बिना देर किए इसका आंसर बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में देखते हैं। सबसे पहले आपको आंसर देना है परिचय। 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति का कारण था कि किंग राजवंश से जनता संतुष्ट नहीं था। किंग राजवंश का शासन पिछले 300 वर्षों से चलते आ रहा था। ऐसे में मंचू सरकार चीन के आर्थिक क्षेत्र में कोई खास सुधार नहीं कर पाया था। अगर 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति की बात करें तो चीनी क्रांति के होने का प्रमुख कारण यह माना जाता है कि उस समय चीन में जो किंग राजवंश था उससे जनता संतुष्ट नहीं था। किंग राजवंश का शासन व्यवस्था पिछले 300 वर्षों से चीन में चलते आ रहा था। ऐसे में किंग सरकार या मंचू सरकार चीन में आर्थिक क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर पाया था। आपको यहाँ पर मंचू सरकार से कंफ्यूजन नहीं होना है। मंचू सरकार किंग सरकार को ही कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि मंचू सरकार मंचूरिया से आए थे। ये लोग मंचू भाषा को बोला करते थे, मंचू जातीय समूह का था, इसीलिए किंग राजवंश को मंचू सरकार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको मंचू सरकार से कंफ्यूजन नहीं होना है, मंचू सरकार को ही किंग राजवंश कहा जाता है। यहाँ की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी जिसके कारण यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गया था। बेरोजगारी बढ़ी, लोग भूख से मरने लगे, उद्योग धंधे में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया गया। अगर हम बात करें चीन में तो मंचू सरकार के विरुद्ध सभी इसीलिए थे क्योंकि यहाँ पर 300 वर्षों में ना ही आर्थिक क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की सुधार की गई थी, ना ही सामाजिक क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की सुधार की गई थी, ना ही राजनीतिक क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की सुधार की गई थी। यहाँ की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी जिसके कारण यहाँ की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब होते जा रही थी। बेरोजगारी यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लोग भूख से मरने लगे थे, उद्योग धंधे भी पूरी तरह से चौपट हो गए थे। इन सभी समस्याओं को देखने के बाद चीन के जनता मंचू सरकार के विरुद्ध खड़ा हो गया। जब इन सभी समस्याओं को चीन के जनता ने देखा तो किंग राजवंश यानी कि मंचू सरकार के विरुद्ध सभी आवाज उठाने लगे। चीन की क्रांति का दूसरा कारण था विदेशियों द्वारा यहाँ के नागरिकों के साथ शोषण करना और इसका जिम्मेदार मंचू शासक को ठहराया गया। अगर हम बात करें चीनी क्रांति की तो चीनी क्रांति का जो दूसरा सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो यह माना जाता है कि विदेशियों का चीन में प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन चीन वासियों पर बढ़ता जा रहा था और जिसका जिम्मेदार मंचू सरकार को चीन वासियों ने ठहराया था। इसके बाद में यहाँ की जनता ने विदेशियों के शोषण से बचने के लिए पहले मंचू सम्राट को सत्ता से हटाना चाहा। चीन के जनता का कहना था कि मंचू सरकार को हटाने के बाद ही हमें विदेशियों के शोषण से छुटकारा मिलेगा। मंचू सरकार के विरुद्ध सभी जनता हो चुका था जिसके कारण सभी नागरिकों का कहना था कि जब तक चीन में मंचू सरकार को सत्ता से नहीं हटाया जाएगा तब तक चीन वासियों को विदेशियों से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसीलिए सभी लोगों ने यह प्लान बनाया कि जब तक हम लोग मंचू सरकार को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को शांति नहीं मिलेगा। हम लोगों के प्रति जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है विदेशों से, वह अत्याचार और शोषण होता रहेगा। इसीलिए सबसे पहले चीन वासियों ने मंचू सरकार को सत्ता से हटाना चाहा। यही कारण बना 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति का। यह क्रांति होने के बाद चीन में किंग राजवंश की सत्ता समाप्त हो गया और चीन में गणतंत्र राष्ट्र बना। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि 1911 ईस्वी के चीनी क्रांति में जो किंग राजवंश था उनकी सत्ता को चीन में समाप्त कर दिया गया और चीन में गणतंत्र राष्ट्र की स्थापना की गई। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के कारण। चीनी क्रांति के अनेक कारण थे जो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है।
जो 1911 ईस्वी के चीनी क्रांति थे उसके कई कारण थे जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि पहला आपको पॉइंट बनाना है, चीन की जनसंख्या में वृद्धि होना। चीनी क्रांति होने का प्रमुख कारण चीन की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होना माना जाता है। 1885 में वहां की जनसंख्या लगभग 37 करोड़ 70 लाख थी और 1911 ईस्वी तक आते आते वहां की जनसंख्या 43 करोड़ से अधिक वृद्धि हो गई थी। चीन में बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी बढ़ी। 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो है चीन की जनसंख्या में वृद्धि होना। चीन की क्रांति होने का प्रमुख कारण उनकी जनसंख्या को माना जाता है, क्योंकि चीन में जो है अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या की वृद्धि हो रही थी। 1885 में जो है वहां की जनसंख्या लगभग 37 करोड़ 70 लाख थी, लेकिन वही बात करें 1911 ईस्वी तक आते आते वहां की जनसंख्या 43 करोड़ से अधिक वृद्धि हो गई थी। यानी कि बहुत तेजी से जो है चीन की जनसंख्या बढ़ रही थी, जिसके कारण वहां पर जो है बेरोजगारी भूखमरी की समस्या बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा पुरानी कृषि व्यवस्था में कोई सुधार ना होना, उद्योग धंधे में सुधार ना करना, चीन के शासन व्यवस्था भ्रष्ट होना, भोजन निर्वाह और आवास का समस्या होना प्रत्येक चीनी नागरिकों का समस्या बन गया था। इसके अतिरिक्त बाढ़ आना, महामारी, सूखा पड़ना भी इस क्रांति का कारण माना जाता है। 1911 के चीनी क्रांति के कई कारण देखे गए हैं, जैसे कि उनकी पुरानी कृषि व्यवस्था थी उसमें कोई सुधार नहीं किया गया था, उद्योग धंधों में वहां पर जो है कोई सुधार नहीं हुआ था, और चीन के जो शासक थे मंचू सरकार वह काफी भ्रष्ट हो गए थे। लोग भोजन और आवास के लिए जो है इधर उधर भटक रहे थे, काफी परेशान थे अपनी जीविका को चलाने के लिए। प्रत्येक चीनी नागरिक इन सभी समस्याओं को जो है प्रत्येक दिन झेल रहा था। इसके अतिरिक्त चीन में महामारी, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आना, जिसके कारण जो है 1911 की चीनी क्रांति हुआ। दूसरा जो आपको पॉइंट बनाना है वो है मंचू सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार न करना। चीन में 1911 ईस्वी आते आते केंद्रीय प्रशासन पर आर्थिक समस्या का बोझ अत्यधिक बढ़ गया। इसका कारण यह था कि इस दौरान रेल मार्ग का निर्माण, शिक्षा व्यवस्था में सुधार तथा सेना का गठन किया गया था। इन सभी क्षेत्रों में कार्यों को करने से अत्यधिक धन खर्च हुआ था, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गया था। 1911 की चीनी क्रांति का जो दूसरा सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो यह माना जाता है कि मंचू सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का सुधार न करना। चीन में 1911 ईस्वी आते आते जो है जो वहाँ का केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था था उस पर आर्थिक समस्या का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया था। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण यह था कि वहां पर जो है रेल मार्ग का निर्माण किया गया था, शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया था, सेना व्यवस्था का गठन किया गया था। इन सभी कार्यों को करने के कारण जो केंद्रीय सरकार था उनका धन अत्यधिक खर्च हुआ था, जिसके कारण जो है चीन की आर्थिक व्यवस्था उस समय काफी पिछड़ चुकी थी। उनका जो है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गया था। अर्थव्यवस्था चरमराने का अर्थ यह है कि उनकी जो है आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। इसके अतिरिक्त चीन में बॉक्सर युद्ध ब्रिटेन से हुआ था, जिसमें क्षतिपूर्ति के रूप में अत्यधिक धन खर्च हुए थे। इस प्रकार से बॉक्सर युद्ध का प्रभाव भी चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। चीन में सीमा शुल्क या अन्य क्षेत्रों से जो कर आ रहा था उस धन से मंचू सरकार का शासन व्यवस्था किसी तरह से चल पा रहा था। चीन में जो है बॉक्सर विद्रोह हुआ था, तो बॉक्सर विद्रोह के कारण भी जो है अत्यधिक मात्रा में धन की क्षति हुई थी, और धन की क्षति होने के कारण जो है वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। चीन के सरकार के पास जो क्षेत्रों या समुद्र मार्ग से जो सीमा शुल्क आता था उससे मंचू सरकार का किसी प्रकार से शासन व्यवस्था केवल चल पा रहा था। इन सभी आर्थिक समस्या के कारण मंचू सरकार ने आय की पूर्ति के लिए चीन के नागरिकों पर एक नया कर लागू करना चाहता था, जिसके कारण ही यहाँ के जनता मंचू सरकार का विरोध किया। 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति का एक प्रमुख कारण खराब अर्थव्यवस्था का होना भी माना जाता है। जब चीन के केंद्रीय प्रशासन पर जो है अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ा तो ऐसी स्थिति में जो मंचू सरकार था वह आर्थिक रूप से काफी पिछड़ चुका था, वह अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर नहीं कर पा रहा था। इसीलिए जो है इन्होंने यह सोचा कि अगर यहाँ के नागरिकों पर एक नया टैक्स को लागू कर दिया जाएगा, एक नई कर प्रणाली को लागू कर दिया जाएगा, तभी जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में उत्थान हो सकेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकेगा। इसीलिए जो है इन्होंने रेल मार्ग, सड़कों का निर्माण, शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करने में जो अत्यधिक मात्रा में धन को खर्च किया था, उस धन को प्राप्त करने के लिए
एक नई कर व्यवस्था को लागू किया था, जिसके कारण भी यहाँ की जनता मंचू सरकार के विरुद्ध में खड़ा था और उन्हें सत्ता से हटाना चाहता था। तीसरा जो है वो है परिवहन एवं समाचार पत्रों का भूमिका। चीन में परिवहन के क्षेत्रों में बेहतर कार्य हुआ, जैसे कि सड़क एवं पुल का निर्माण, रेलवे लाइन का निर्माण हुआ, जिससे चीन के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने में आसान हुआ। दूसरी ओर समाचार पत्रों के प्रकाशन होने के कारण चीन के नागरिकों में देशभक्ति की भावना जग रही थी। अब चीन में अलग अलग क्षेत्रों में समाचार पत्रों का प्रकाशन बहुत ही तेजी से होने लगा। 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति का जो तीसरा सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो है परिवहन एवं समाचार पत्रों का विकसित होना। चीन में जो है परिवहन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ था, जैसे कि सड़क का निर्माण हुआ था, पुल का निर्माण हुआ था, रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था, जिसके कारण जो चीन के जनता थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना आसान हो गया। जब एक स्थान से दूसरे स्थान व्यक्ति जाएगा तो एक दूसरे व्यक्ति से मिलेगा, एक दूसरे का विचार का आदान प्रदान होगा। तो इस प्रकार से एक दूसरे के बीच विचारों का आदान प्रदान होगा तो चीन के बारे में पता चलेगा, वहां के सरकार के बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार से शासन व्यवस्था को चला रही है। एक दूसरे के बीच विचारों का आदान प्रदान करके चीनी सरकार के बारे में पता चलने लगा और यही कारण है कि चीन में जो है मंचू सरकार की सत्ता को समाप्त करने का प्रयास किया गया, जिसके कारण अधिक से अधिक लोगों को चीनी की गिरी हुई अर्थव्यवस्था के बारे में पता चला। इससे मंचू शासन व्यवस्था को भ्रष्टाचार शासक कहकर लोग इनके विरुद्ध खड़े हो गए। चीन के नागरिकों का कहना था कि जब तक मंचू का शासन व्यवस्था समाप्त नहीं होगा तब तक चीन के लोगों का कल्याण होना संभव नहीं है। दूसरी तरफ जब जो है चीन सरकार की अर्थव्यवस्था के बारे में लोगों को पता चला समाचार पत्रों द्वारा, तो ऐसे स्थिति में जो है मंचू सरकार के विरुद्ध यहाँ की जनता खड़ी हो गई। चीन के नागरिकों का जो है अब कहना यह था कि जब तक मंचू का शासन व्यवस्था चीन में समाप्त नहीं होगा तब तक जो है यहाँ के लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है। इसी दौरान चीन में अलग अलग समाचार पत्रों के प्रकाशन से लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भर दिया, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने किंग राजवंश को समाप्त करके लोकतांत्रिक सरकार की शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए आंदोलन किया। इस दौरान जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया, जिसके कारण जो है लोगों ने जब उसको पढ़ा तो उसके अंदर जो है देशभक्ति की भावना जगी, उसके अंदर जो है देशभक्ति की भावना भर दिया गया, जिसके कारण अब जो है यहाँ के लोगों ने किंग राजवंश को समाप्त करना चाहा और चीन में जो है लोकतांत्रिक सरकार की शासन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया गया। चौथा जो आपको पॉइंट बनाना है वो है चीन के मजदूरों का प्रभाव। देश की आर्थिक स्थिति से परेशान होकर चीन के लोग अपने जीविका की तलाश में विदेश जाकर बसने लगे। चीन के मजदूर लोग सबसे पहले अमेरिका गया। कुछ वर्षों तक अमेरिकी सरकार ने इसका विरोध नहीं किया। 1911 के चीनी क्रांति का जो चौथा सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो है चीन के मजदूरों का प्रभाव। 1911 के चीनी क्रांति में जो है चीन के मजदूरों का बहुत अधिक प्रभाव रहा। देश की आर्थिक स्थिति जब बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ के लोग भूख से मरने लगे। जब भूख से मरने लगे तो जीविका की तलाश में अलग अलग देश लोग जाने लगा। यहाँ के जो किसान थे, यहाँ के जो मजदूर थे, वह जो है अमेरिका जाने लगा। कुछ वर्षों तक अमेरिकी सरकार ने उन्हें आने का आदेश तो दिया, लेकिन बाद में जो है अमेरिकी सरकार ने जो है अमेरिका आने से उनका विरोध किया गया। लेकिन जब अधिक मात्रा में चीन के मजदूर अमेरिका जाकर बसने लगे तो अमेरिका के सरकार ने कानून बनाकर उनका आगमन रोक दिया। जब अमेरिका में चीनी के नागरिकों के लिए दरवाजा बंद हो गया तो ऐसे में मजदूर लोग चीन के आसपास के पड़ोसी देश में जाकर बसने लगे। प्रारंभ में जो है अमेरिका के सरकार ने चीन वासियों को अमेरिका जाने से नहीं रोका, लेकिन धीरे धीरे जब बहुत ही तेजी से अमेरिका में चीनी वासियों का आगमन होने लगा तो ऐसे स्थिति में अमेरिकी सरकार ने एक कानून बनाकर चीन के मजदूर किसानों को अमेरिका में आगमन से पूरी तरह से रोक दिया गया। ऐसे स्थिति में जो अब चीन के जो मजदूर हैं वह आसपास के पड़ोसी देशों में जाकर बसने लगे ताकि अपना जीविका को चला सके। इन समस्याओं से चीन के मजदूर लोग काफी परेशान थे, जिसके कारण ही इन सभी मजदूरों ने चीन में लोकतांत्रिक सरकार की मांग की। इन मजदूरों का मानना था कि जब तक चीन में राजतंत्र व्यवस्था का अंत नहीं होगा तब तक बेरोजगारी, भूखमरी की समस्या
समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार से 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति में मजदूरों का भी अत्यधिक प्रभाव रहा था। जब चीन के मजदूर जो है इन सभी समस्याओं से परेशान थे तो यहाँ के मजदूरों ने लोकतांत्रिक सरकार की मांग की। इन मजदूरों का मानना था कि जब तक चीन में राजतंत्र व्यवस्था रहेगा तब तक ना ही आर्थिक क्षेत्रों में कोई सुधार होगा, ना ही भूखमरी की समस्या समाप्त होगी, ना ही बेरोजगारी की समस्या समाप्त होगी। इसीलिए इन सभी मजदूरों ने यह कहा कि हमें मंचू सरकार के सत्ता को समाप्त करके चीन में लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित करना चाहिए, तभी यहाँ के लोगों का कल्याण हो सकेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है डॉक्टर सन यत सेन के कार्य। डॉक्टर सन यत सेन चीन के क्रांतिकारी नेता थे। चीन के क्रांतिकारियों को संगठित करने में डॉक्टर सन यत सेन का महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने चीन में राजतंत्र के विरुद्ध मंचू सरकार का शासन व्यवस्था को अंत करने का प्रयास किया। अगर हम बात करें चीनी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था तो वो था डॉक्टर सन यत सेन। डॉक्टर सन यत सेन कौन था तो चीन के क्रांतिकारी नेता था। चीन में जो है क्रांतिकारियों को संगठन करने का काम जो किया वो था डॉक्टर सन यत सेन, जिसके योगदान से ही चीन एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बना। इन्होंने जो है चीन में राजतंत्र व्यवस्था को अंत करके राजतंत्र व्यवस्था को उखाड़ फेंक कर चीन में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने पूरे चीन के नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना को भरा, जिसके कारण ही सन यत सेन पर चीन के सरकार ने क्रांतिकारी के प्रचारक के रूप में आरोप लगाया। इसी कारण से इन्हें चीन के बाहर भी रहना पड़ा। यह माना जाता है कि डॉक्टर सन यत सेन को देश छोड़कर जापान में भी रहना पड़ा था। जब कोई क्रांतिकारी नेता किसी सम्राट या शासक के विरुद्ध आवाज उठाने लगेगा, जब नागरिकों का समर्थन करने लगेगा, जब देशभक्ति की भावना फैलाने का प्रयास करेगा, तो ऐसे स्थिति में जो है किसी भी सम्राट का सत्ता खतरे में हो जाएगा। और यहाँ पर यही हुआ। जब सन यत सेन ने अपने देशवासियों के प्रति देशभक्ति की भावना भरने लगे, जब अपने देश में क्रांतिकारियों का संगठन बना के अधिक से अधिक लोगों को अपने संगठन में शामिल करने लगे, तो यहाँ के जो सम्राट थे मंचू सरकार, उन्होंने जो है देशद्रोही का आरोप लगाकर ऐसे स्थिति में डॉक्टर सन यत सेन के प्रति देशद्रोही का आरोप लगा दिया गया, जिसके बाद जो है डॉक्टर सन यत सेन को अपने देश छोड़ने भी पड़े थे और इन्हें कुछ वर्षों तक जापान में भी रहना पड़ा था। तो जितने भी महान क्रांतिकारी नेता थे सभी लोगों ने कभी ना कभी त्याग दिया है, जिसके कारण आज वो राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र है। 1900 ईस्वी में बॉक्सर विद्रोह के असफल होने पर डॉक्टर सन यत सेन की लोकप्रियता पुनः कायम हो गई। इसके बाद चीन के नागरिकों ने डॉक्टर सन यत सेन का समर्थन किया। इस प्रकार से डॉक्टर सन यत सेन ने 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति का नेतृत्व किया। इस क्रांति में डॉक्टर सन यत सेन ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया, जिसके कारण ही चीन में राजतंत्र व्यवस्था का अंत हुआ और चीन एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बना। 1900 ईस्वी में चीन में बॉक्सर विद्रोह विफल हो गया था। विफल इसलिए हुआ था कि यूरोपीय शक्तियों ने जो है बॉक्सर विद्रोहियों को वहां पर पूरी तरह से कुचल दिया गया। जब बॉक्सर विद्रोहियों को चीन में पूरी तरह से कुचल दिया गया यूरोपियों द्वारा, ऐसे स्थिति में डॉक्टर सन यत सेन का जो है दोबारा से लोग समर्थन करने लगे। जब डॉक्टर सन यत सेन की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, ऐसे स्थिति में जो मंचू सरकार था काफी घबरा गया कि उनकी सत्ता समाप्त ना हो जाए। चीन के नागरिकों ने यह देखा कि डॉक्टर सन यत सेन उनकी भलाई के लिए बात कर रही है। डॉक्टर सन यत सेन भी चाहते थे कि चीन वासियों पर जो अत्याचार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, उन अत्याचार और शोषण से उनको छुटकारा किस प्रकार से दिलाया जाए। इसीलिए डॉक्टर सन यत सेन ने जो है अधिक से अधिक लोगों को अपने संगठन में शामिल किया, ताकि यहाँ के जनता के प्रति जो अत्याचार और शोषण हो रहा है, उन शोषण और अत्याचार से इन्हें छुटकारा दिला सके। इस प्रकार से डॉक्टर सन यत सेन एक क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने चीन वासियों को स्वतंत्रता दिलाई। और जिस प्रकार से भारत में महात्मा गांधी जी का स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसी प्रकार से चीन में भी डॉक्टर सन यत सेन को एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता माना जाता है, जिसका बहुत अधिक योगदान रहा था चीनी राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने में। इस प्रकार से डॉक्टर सन यत सेन को 1911 ईस्वी के क्रांति का नायक माना जाता है। इनके कारण ही चीन में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो सकी थी। इस प्रकार से डॉक्टर सन यत सेन की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति सफल हुआ, जिसमें चीन जो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बना।
तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है और मैं आप लोगों के लिए जो है बेस्ट से बेस्ट वीडियो बना पाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।